हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज एंड क्विज यूनिवर्स। आज है 14 मार्च और आज के करंट अफेयर्स टॉपिक्स में हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो 11 मार्च से लागू हुआ है इसके बारे में डिटेल में कवर करेंगे। एक्चुअली मैंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कवर किया है 12 मार्च की वीडियो में भी, लेकिन इतना डिटेल में कवर नहीं किया। यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। लेकिन इधर इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देन वी विल सी व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप अंडर सीएए। कैसे अभी जैसे लागू हो गया, रूल सामने आ गए हैं, तो जो लोग एलिजिबल हैं वो कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड व्हाट विल बी द पेपर्स एंड लाइक क्या क्या फॉर्म्स भरने हैं उनको और कैसे ये पूरा पूरा प्रोसीजर है, कौन इन डॉक्यूमेंट्स जो ये लोग सबमिट करेंगे उनको वेरीफाई करेंगे एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स, वी विल सी दैट इन डिटेल. We will discuss whether CAA violates Constitution of India, what has the central government and Supreme Court of India got to say about it, right? Does CAA take away citizenship of Muslims in India? इसके बारे में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं वी सपोर्ट CAA, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं वी डू नॉट सपोर्ट CAA. There is a fear that citizenship of Muslims in India will be taken away or how are they affected, right? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि अगर कोई कंट्री सिटीजनशिप कुछ लोगों को दे रही है तो कितने लोग उससे बेनिफिट करेंगे, व्हाट विल बी द, how will it affect the present population, इंडिया की पॉपुलेशन। यू नो दैट इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? तो अगर आप और बाकी लोगों को भी ऐड कर रहे हैं कि ठीक है आप लोग भी आ जाइए हमारे से सिटीजनशिप ले लीजिए, तो उसका अफेक्ट, इसका हाउ डज इट अफेक्ट आर कंट्री, हमारे देश पे क्या ये एक बोझ बनेगा, क्या होगा? वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दैट. Before we go to the topic of discussion for today, as always, you have got a question, multiple choice question from a concept that I have discussed earlier in my videos. So 13 मार्च की वीडियो में मैंने चंद्रयान 4 मिशन के बारे में बात करी थी. Question related to that, which launch vehicle will be used for Chandrayaan 4 mission? चंद्रयान 4 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाएगा? Your options are LVM M3 M4, SSLV, GSLV, PSLV. Just a clue, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकती हैं because there are two launch vehicles going to be used for the same mission as we have discussed it yesterday. अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर नहीं मालूम तो मेरी कल की वीडियो देख करके आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखिए. So now let us continue with our topic for today's discussion, that is so now we will discuss about the very important point और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो देश में अभी चल रहा है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019. इसके बारे में आपको पता है कि ये एक्ट लागू हो गया है 11 मार्च से, 11 मार्च 2024 से. इसको पास किया गया था लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को. ये हमारे प्रेसिडेंट उस टाइम जो थे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उन्होंने 12 दिसंबर 2019 को इसको साइन भी कर दिया था. दिस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह. और क्या ये बिल कहता है? ये बिल कहता है कि, और ये एक्ट जो बन गया है ये कहता है कि जो परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, और मतलब परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मतलब जिन पे अत्याचार हुए, बिकॉज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश आर मेनली मुस्लिम कंट्रीज. सो वहाँ पे आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी सेपरेशन के टाइम पे कितने हिंदूज वहाँ रहा करते थे और उनकी पॉपुलेशन अब बहुत कम हो गई है. तो वो लोग जो वहाँ से उन पे अत्याचार हुए और वो लोग वहाँ से भाग के इंडिया में आ गए हैं और अभी तक रेफ्यूजीज की तरह जी रहे हैं इंडिया में, उनको एक इजी वे ऑफ प्रोक्यूरिंग इंडियन सिटीजनशिप दिया जा रहा है इस एक्ट के, इस थ्रू इस एक्ट. ओके,
तो एक एक्सेलरेटेड पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप दिया जा रहा है इन परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों ने डिस्कस किए हैं और लोगों ने नोटिफाई किए हैं इसमें कि इस पर्टिकुलर एक्ट में religious minorities from other regions such as Tibet, Sri Lanka and Myanmar have been excluded. तो इसके बारे में लोगों ने क्वेश्चन किया है and we will discuss about this in some time. Also, this is the first time that the criterion for citizenship is based on religion. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वल, सभी रिलीजन्स को इक्वल माना गया है, तो सिटीजनशिप रिलीजन के आधार पे is another point of discussion that is going on for this particular citizenship amendment act. तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, but some important points that I have already notified you, you must remember them. So what are the eligible minorities जो इस particular act में बोली गई है? हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस। क्यों? क्योंकि ये जो 3 देश बोले गए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे ये लोग माइनॉरिटी है और देयर हैव वी कीप लिसनिंग टू न्यूज़ के यहाँ पे इन माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार किया जाता है और वो लोग वहाँ से भाग करके भारत में आ गए हैं। तो इनको एक जल्दी एक एक्ट जिसके द्वारा इनको सिटीजनशिप जल्दी दिया जा सके, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देता है, इंट्रोड्यूस बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसके लिए रूल्स बना दिए गए हैं एंड नाउ दीज पीपल कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप अंडर दिस एक्ट। सो हाउ डू दे अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप अंडर दिस एक्ट? मैंने इसके लिए एक लिंक भी दिया गया है। दे हैव टू गो टू इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in। अगर आप ये वेबसाइट पे जाएंगे, डू चेक दिस लिंक। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑलरेडी CAA और CAA फैक्ट्स मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, आप देख सकते हैं। दिस हैज़ बीन अप्लाइड। देयर इज़ अ वीडियो of simplified process of submitting application under CAA 2019। so ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। people can start applying for citizenship of India under this act। also अगर आप देखें तो CAA application have gone live जैसे बोला जा रहा है, and eligible persons may apply by clicking on CAA icon। अगर आप CAA icon जो मैंने हाईलाइट किया है, अगर आप CAA icon पे क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे पहुंचेंगे। This and you can see it is all highlighted new, okay, star new, online service, citizenship amendment act, acquisition of Indian citizenship। ध्यान से देखिए इसको, इसमें क्या लिखा है? A special provision exists for the submission of applications for Indian citizenship under Citizenship Amendment Act of 2019। It is specifically for individuals who entered India on or before 31st December 2014। प्लीज रिमेंबर, जो लोग इसके बाद आए हैं उनको डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो नॉर्मल प्रोसेस होता है सिटीजनशिप का। दिस पर्टिकुलर एक्ट इज ओनली फॉर दोज हु हैव कम हियर बिफोर 31st December 2014 and they belong to religious minorities such as Hindus, Sikhs, Buddhists, Jain, Parsi, Christian in पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि ये लोग उस कंट्री में माइनॉरिटीज हैं। For more detailed information, individuals may refer to the provisions outlined in Citizenship Act of 1955, right? तो यहाँ पे you may click here to view provision of CAA। आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको और डिटेल मिल जाएंगी and there is an application to be submitted। So this is the website that the people have to go to, and then once they click on this particular thing, तो यहाँ पे एक login page आता है and then they can start putting their applications। अगर आप CAA facts पे क्लिक करेंगे, so some important facts that are there, पूरी डिटेल आप वहाँ पे जा सकते हैं। फैक्ट की एक PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ द लिंक फॉर इट, मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगी। Do use this to get more details if you want to study more about CAA। Now, talking about these facts, these facts is frequently asked questions. What is the process of application under Citizenship Amendment Act?
who are eligible to apply for Indian citizenship under CAA 2019. What is the procedure for submitting the citizenship application under Section 6B? Whether the applicant has to visit any specified authority in connection with citizenship application. What are the steps involved in processing of citizenship application under CAA 2019? And how will the citizenship certificate be issued to the applicant? इन सब questions के answers website पे दिए गए हैं. We will also have a quick look at these answers. So talking about what is the process of application under Citizenship Amendment Act 2019, the application from the person covered under CA will have to be made under Section 6B of Citizenship Act 1955. There is one website जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, indiancitizenshiponline.nic.in, और there is also a mobile app namely CAA 2019. So इनके द्वारा, मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा और वेबसाइट के द्वारा ये फॉर्म फॉर सिटीजनशिप अप्लाई करने का फॉर्म सबमिट किया जा सकता है. Who are eligible to apply for Indian citizenship under CAA 2019? ये already बता दिया गया है. People who are belonging to these minority communities from the three nations, Afghanistan, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में एंटर किए हैं. What is the procedure for submitting the citizenship application under 6B? ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है, but important points are that the applicant has to submit the application online to the empowered committee through district level committee headed by designated officer, जो इनके सारे पेपर्स चेक करेंगे कि पेपर सारे ऑर्डर में हैं, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स चाहिए वो सब है. इसकी सारी डिटेल, जो फॉर्म्स इनको भरने होंगे, जो अप्लाई कर रहे हैं, उन सब की डिटेल्स इधर मिल जाएगी. Applicant may fill up the relevant form and attach all required documents mentioned in the form and make a payment of 50 rupees online. Whether the applicant has to visit any specified authority in connection with citizenship application. What are the steps involved in processing of citizenship application under CAA 2019? तो basically क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है? After the applicant has submitted the form online, ये फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा स्क्रूटिनाइज किया जाएगा कि सारा सब पेपर्स ऑर्डर में है या नहीं है. After scrutinization, the DLC will intimate the applicant through email or SMS. अगर आप मोबाइल फ़ोन से, मोबाइल ऐप से भी इसको एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास एक ईमेल और SMS आ जाएगी. वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बोल दिया है. The date and time on which the applicant would be expected to visit the district level committee in person, along with originals of all the documents attached with the application for verification. तो ऑनलाइन सबमिशन के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पूरे पेपर्स की जांच करेगी. अगर सब पेपर्स ठीक हैं तो नोटिफाई करेगी एप्लीकेंट को थ्रू ईमेल और SMS, और उसके बाद एप्लीकेंट को अपने ओरिजिनल्स के साथ इन पर्सन DLC के पास जाना होगा. ये पूरी की पूरी डिटेल यू कैन रीड इट. ओके. Upon scrutiny verification, if the documents are found in order, the designated officer will administer oath of allegiance to the applicant who has applied for the citizenship. मतलब oath of allegiance क्या, कि एक oath लेंगे कि okay, I am the citizen of India, जो भी उनकी oath होती है. Okay, तो वो लेकर के get the citizenship. How will the citizenship certificate be issued to the applicant? Applicant who has applied for grant of citizenship by registration or naturalization will be issued a digital certificate of registration. Ink signed copy of the certificate of registration or naturalization will be issued only if the applicant has opted for the same at the application stage. And this will have to be collected by the applicant from the officer of empowered committee, that is the director census operation of that particular state, union, territory concerned in the state or union territory capital.
तो जा करके उनको अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करना होगा इफ़ दे हैव आस्क्ड फॉर द सर्टिफिकेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। तो दिस द होल प्रोसेस। इसके बारे में डिटेल में आप उस वेबसाइट पे जाकर खुद ही देख सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, आई विल गिव यू द लिंक्स फॉर दीज this website and the whole process. So एक important point यहाँ पे note करने के लिए है that while our Minister of Home Affairs अमित शाह ने बोला है कि these rules will enable minorities persecuted, please underline the word persecuted, on religious grounds in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our nation. अगर आपने जहाँ इस पूरी वेबसाइट में जो भी आपने देखा होगा, the notified rules do not demand from the applicant any proof of persecution in these three countries. So that is one important point to note that. Okay, while our Home Minister has mentioned कि जिन लोगों पे अत्याचार हुआ है, जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं इन 3 देशों में और उन पे अत्याचार हुआ है और फिर वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन they do not have to produce any document कि उन पे अत्याचार हुआ है. So that is not being asked. So comes to the next point, does CAA violate the Constitution of India? Article 14 of the Constitution talks of equal rights before the law for everyone residing within political boundary of India. So the center says that there is something called as a reasonable classification, and CAA has passed the test of reasonable classification applicable to Article 14. और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि Article 14 permits reasonable classification of persons, objects, transactions by the state for the purpose of achieving specific ends that help in society's development. What does this reasonable classification mean? It means that Article 14 does not mean that all laws must be general or same law should be applied to everyone. So there is a reasonable classification that is possible कि अगर लॉ को थोड़ा सा डिफरेंशिएट रीजनेबली क्लासीफाई करके थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जाए देन इट्स ओके. सेंटर भी यही बोल रहा है दैट सीए हैज पास द टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि द आर्टिकल 14 परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन of persons, objects, transactions by the state for the purpose of achieving specific ends that help society's development. So that is the justification given by the center. So does CA violate the Constitution of India? According to this, no, it does not. Does CA take away citizenship of Muslims in India? आप देख रहे होंगे इतने सारे protests हो रहे हैं काफ़ी सारी states में Muslims particularly are in fear कि does CA in any way affect them? So प्लीज़ नोट दैट CA इज़ एन इंक्लूजनरी प्रोसेस. वो बोल रहे हैं कि तुम बाकी लोगों को बोल रहे हैं कि आप भी हमारी सिटीजनशिप ले सकते हो. इट इज़ नॉट सेइंग कि किसी की सिटीजनशिप चली जाएगी. Okay, it does not take away citizenship from anybody. It is inclusionary. It is telling others जो minorities आई हैं दूसरे देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, उनको बोल रहे हैं कि तुम भी सिटीजन बन जाओ. ये किसी के एक्ट किसी को ये नहीं बोल रहा कि तुम अब भी यू आर नो मोर अ सिटीजन ऑफ इंडिया. So there is nothing to fear for people who are already the citizens of India, no matter which community or which region they belong to. Center has clarified that no Indian citizen would be asked to produce any document to prove his or her citizenship after this act. It is giving citizenship to legal or illegal immigrants from 3 countries belonging to 6 religious groups that we have already discussed. So, but what about immigrated Muslims, those who are not the citizens of India? Can't they get citizenship? They can. They can apply for citizenship through the normal procedure, not through this accelerated procedure. Okay, so ऐसा नहीं है कि उन लोगों को जो मुस्लिम्स आए हैं, इमिग्रेट हुए हैं दूसरी कंट्रीज से, इन कंट्रीज से, उनको सिटीजनशिप दी ही नहीं जाएगी. द ओनली थिंग इज दे विल हैव टू अप्लाई थ्रू अ नॉर्मल प्रोसेस. Okay, because there are fears that there is a lot of infiltration of Muslims and
of India, Muslims in India from other different countries, even though they are the majority groups in those countries, and they are considered to be safe in those countries, right? तो उन लोगों को, जो लोग वहाँ से जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ होगा, इन कंट्रीज़ में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से, वो मेजॉरिटी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर पाथ से, प्रॉपर यू नो प्रोसीजर से उनको अप्लाई करना होगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए। तो मुस्लिम्स को इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी जो वहाँ से आए हैं, ऐसा ये रूल नहीं कहता। वो बस ये कहता है कि एक्सेलरेटेड पाथ ऑफ सिटीजनशिप टू बी गिवन फॉर माइनॉरिटीज इन दीज कंट्रीज। करेक्ट? ओके, अनदर क्वेश्चन जो आ रहा है वो बोल रहे हैं कि जैसे शिया मुस्लिम्स पे काफ़ी सारे अत्याचार हुए होंगे इन पाकिस्तान। So please note that this is a act which is talking about religion. Shia is a sect of Muslim religion, right? So here the thing is about religious groups, not sections of religions, correct? तो इस हिसाब से भी there is nothing कि Muslims will be included in this particular act. नाउ हाउ मेनी इमिग्रेंट्स विल बेनिफिट फ्रॉम CAA? अगर हम लोग अब इंक्लूड कर रहे हैं नए इमिग्रेंट्स को टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स, हाउ मेनी इमिग्रेंट्स आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड? कितना हम लोगों के ऊपर, हमारी ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी है एंड वी आर लीगलाइज सम मोर, तो व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स दोज आर? As per Joint Parliamentary Report, Committee report from January 2019, the Intelligence Bureau estimates 31,313 individuals. Out of them, 25,447 are Hindus, 5,807 are Sikhs, 55 are Christians, 2 Buddhists and 2 Parsis living in India on long-term visas would be the immediate beneficiaries of CAA. Now, टॉकिंग अबाउट, जो हमने पहले एक पॉइंट डिस्कस किया था, व्हाई माइनॉरिटीज फ्रॉम तिब्बत और श्रीलंका आर नॉट गिवन दिस बेनिफिट. So please note, Tibetan refugees have been given land, granted Aadhaar and PAN, and have been allowed to open bank accounts and work in the country. Their children can claim Indian citizenship if they were born here between 1950 and 1987. Also, 461,000 Sri Lankan Tamils were provided Indian citizenship between 1964 and 2008. अगर इसके बारे में बोला जा रहा है कि अभी ऐसा रूल क्यों आ रहा है कि कोई सिटीजनशिप दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है. Tibetans have also been given citizenship earlier, Sri Lankan Tamilians have also been given citizenship earlier, and now this particular act is talking about citizenship for these minorities, 6 religious minorities from the particular Muslim majority countries. So with this, I guess we have covered some very important points about Citizenship Amendment Act. I hope you got to learn something. Please note that compiling all this information takes a lot of effort. So if you learned something, please like this video, share this video and subscribe to this channel for more such content as we keep covering some important concepts every day. Okay, so thank you for watching and see you again.